हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोस्ट गार्ड के लिए मॉक टेस्ट सीरीज। इस सीरीज को आप लोग जो है कंप्लीट वॉच करना, पहली क्लास से लेकर आप लोग आखिरी क्लास तक। जब भी आप लोग का मार्च में पेपर होगा तब तक आप लोग इस क्लासेस को वॉच करते रहना, ठीक है। अगर आप लोग एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप लोग जो है इस क्लास को देख सकते हो। ओके, फटाफट से हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, चलिए पहले हम लोग टेलीग्राम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो इस क्लास का जो पीडीएफ रहेगा वो आप लोगों को टेलीग्राम पर ही फॉरवर्ड किया जाएगा। ओके, बाकी क्लास का जो लिंक है वो आप लोगों को एक दिन पहले ही मिल जाएगा, जो कि आप लोग जो है टेलीग्राम पे जाकर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इट मींस आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, उधर आप लोगों को पीडीएफ और क्लासेस के लिंक जो है रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। ओके, चलिए फटाफट से हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर आने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को जैसा कि मैंने वादा किया था, आप लोगों का टिल 28 फरवरी तक आप लोगों का जो है ऑफलाइन क्लास आएंगी, बोले तो रिकॉर्डेड क्लास आएगी। उसके बाद हम लोग लाइव क्लास लिया करेंगे 8 AM पर। अभी भी आप लोगों का 8 AM पर ही आएगा, ठीक है, पर रिकॉर्डेड क्लास होगा अभी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से क्वेश्चन को करिए। शक्ति का आप लोग को इकाई बतानी है, ऐसा यूनिट बताना है पावर का, ठीक है। तो जब हम लोग पावर की बात करते हैं तो पावर की जो ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, तो जब हम लोग ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का वॉट के इक्वल। ओके, तो इधर हम लोग का जो आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आप लोगों को बीच बीच में जब क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए बाकी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अ बॉय वॉक टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक विद अ स्पीड कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप, ठीक है। इस राउंड ट्रिप के लिए या फिर बोले इस यात्रा के लिए जो औसत चाल होने वाली है वो क्या होगी। अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्कूल जाता है, इसके स्कूल की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर दे रखी है, 6 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर के साथ, ठीक है। और फिर घर लौट के आता है सेम डिस्टेंस को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, ठीक है। ये नियत चाल है उसकी, ठीक है, ये भी याद रखो। अब इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को दो फॉर्मूले दे रखे हैं ऑलरेडी, अगर आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं। अगर नए स्टूडेंट हो कोई बात नहीं है, समझाता हूं आप लोगों को। जब भी आप लोगों को बोला जाए कि टाइम सेम है, ठीक है, समय समान दे रखा है आप लोगों को, T1 विल बी इक्वल टू T2, ठीक है। बोले तो कुछ डिस्टेंस उसने T1 टाइम, ठीक है, जो कि मैंने 4 सेकंड मान लिया, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस उसने T2 टाइम वो भी 4 सेकंड में ही तय किया, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों का समय समान है, ठीक है, तो इसकी जो औसत चाल होगी या एवरेज स्पीड होगी वो सिंपली b1 प्लस b2 बाय 2 के इक्वल होता है। कुछ नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। जो 4 सेकंड में उसने किस चाल से चला और अगली 4 सेकंड में किस चाल से चला, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, खत्म, औसत चाल आ गई, आप लोगों की एवरेज स्पीड आ गई। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं इधर, जब आप लोग का डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि डिस्टेंस देख रहे हो, एक बच्चा है घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर लौट रहा है, डिस्टेंस समान है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर लौट गया है। तो डिस्टेंस जब समान होती है तो आप लोगों की जो एवरेज चाल होती है, ठीक है, या फिर बोले तो औसत चाल जो होती है वो आप लोगों की किसके बराबर आती है, 2b1 b2 बाय b1 प्लस b2 के इक्वल। ओके, अब इधर हम लोगों को कुछ नहीं करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय किसका मल्टीप्लाई आएगा इधर आप लोगों का v1, मतलब जिस चाल से गया वो स्कूल, ठीक है, वो कितनी थी 2.5, किस चाल से लौट के आया b2 हो जाएगा 4, और डिवाइड में क्या आ जाएगा b1 प्लस b2 मतलब 2.5 प्लस 4 के इक्वल। ओके, सिंपली हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है, और पॉइंट लगा हुआ है एक के बाद, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 4, और नीचे क्या बचेगा आप लोग का 2.5 को 4 के साथ प्लस करोगे तो विल बी इक्वल टू 6.5 के इक्वल। ओके, अब इधर क्या करेंगे हम लोग जो है इस पॉइंट को हटाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे 65 को, तो कितने बार जाएगा आप लोग का, सिंपली 15 बार जाएगा, सॉरी 13 बार जाएगा आप लोग का, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो 40 हो गया, और नीचे है 13, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का 40 बाय 13 के इक्वल। तो ये तुम लोगों की औसत चाल होने वाली है, किसकी, उस लड़के की। समझ आया कि नहीं इस टोटल यात्रा में।
तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 40/13। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, ये किलोमीटर में आई कि मीटर पर सेकंड में आई, ये आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्या आप लोग का प्लस हो रहा है, तो इधर जो प्लस हुआ वो क्या है, किलोमीटर पर आर, और इधर मल्टीप्लाई है, मतलब किलोमीटर पर आर मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर पर आर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर पर आर से 1 किलोमीटर पर आर बचेगा क्या आप लोगों का, 1 किलोमीटर पर आर। मतलब कि जो औसत चाल आई है इसकी, वो किलोमीटर प्रति आर में ही आई है। ठीक है, प्रति घंटे में आई है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो यूनिट चेंज नहीं होगी अगर आप लोग रेशियो रख रहे हो उधर तो। ठीक है, हो सकता था आप लोगों को एक स्पीड को 2.5 किलोमीटर पर आर दे देता और एक को दे देता 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या करना पड़ता, किलोमीटर पर आर में चेंज करना पड़ता है, या फिर ऊपर वाले को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को आंसर दे रखा होता, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों को जो दे रखा था औसत चाल क्या होना चाहिए, तो आप लोगों ने उत्तर लगा दिया, इधर कोई भी यूनिट का खेल नहीं है, पर मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा आप लोगों को मिलने वाला है, उसका टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, इफ वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, और फाइंड द वैल्यू, इसकी हम लोग को वैल्यू बतानी है। ओके, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। तो भैया निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, एक मॉड्यूलस लेना पड़ता है आई जे के। ठीक है, और जो भी आप लोग को वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है। तो ए वेक्टर के लिए आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और बी वेक्टर के लिए क्या आ जाएगा -1 आई का वैल्यू, और जे का वैल्यू बात करेंगे ए वेक्टर के लिए तो 2। ठीक है, और बी के लिए बात करेंगे तो -2। ओके, और के की वैल्यू की बात करेंगे ए के लिए -1, और बी वेक्टर के लिए बात करेंगे तो -2। ठीक है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली आई लो। अब आई ले रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया आप लोग का, आई वाला रो एंड कॉलम दोनों को छुपाओ। ठीक है, अब बचा कितना है, ये 2 -1 -2 -2। अब इसका मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4, एंड -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +2, बट बीच में आता है माइनस, तो सिंपली क्या आ जाएगा -2। अब इधर माइनस लगाओगे, जे लिखोगे। ठीक है, अब माइनस लगाया, जे लिखा, तो इसका मतलब अब जे की कॉलम एंड रो दोनों को छुपाना होगा। ठीक है, कॉलम रो को छुपा लिया, तो बचा क्या, 1 -1 -1 -2। अब -2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -2 आएगा आप लोग का, और -1 का -1 में करोगे तो +1 आएगा, बट माइनस लगाना पड़ेगा हम लोगों को, तो -1 हो गया इधर। ठीक है, अब बचा के की जब बात करेंगे, के का रो एंड कॉलम दोनों छुपाओ। ठीक है, अब -2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो -2 आ गया आप लोग का। ठीक है, एंड -1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो -2 आएगा, और माइनस बीच में हमें लगाना होता है तो +2 हो गया इधर। ठीक है, देन हम लोग का ओवरऑल जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आने वाला है, -6i, ओके, एंड +3j के इक्वल, और प्लस क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि ये तो -2 और +2 हट गए आपस में, कट गए। ठीक है ना, अब हम लोग को इसका मॉडुलस निकालना था, तो a क्रॉस b का मॉडुलस निकालोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा आप लोगों का, -6 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो i का कंपोनेंट एंड j का कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे, और j का कंपोनेंट क्या हो गया आप लोग का 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे, और 0 का करोगे तो 0 हो गया। तो क्या आ गया आप लोग का, अंडर रूट में 36 + 9, और जो कि किसके इक्वल हो जाएगा आप लोग का 45 के इक्वल अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है सिंपली a क्रॉस b का मॉड आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोग क्वेश्चन मिलेंगे, तो टेंशन ना लो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया बल की। ठीक है, या फिर फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ये आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, क्या रीजन है इसका। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, आप लोगों को पता है ये क्या है, फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन आप लोगों का थर्ड लॉ है ऑफ न्यूटन। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बोले तो अगर हम लोग हैं, ठीक है, कोई लड़का खड़ा था, इससे डांट पड़ी घर से, ठीक है, ये क्या करता है, अपना मुक्का लेता है और जोर से दीवार में मारता है। जब ये इसने अपना मुक्का दीवार में मारा, इट मींस फोर्स ऑफ एक्शन का लगी दीवार में, बोले तो F12। ठीक है, बट अब दीवार में मार दिया, अब दीवार ऐसा तो नहीं है कि नाजुक हो आप लोग का कि उसको कोई भी रिएक्शन ना हो, तो गुस्सा अब दीवार को भी आया होगा, तो उसके मुक्के में दीवार ने भी कुछ रिएक्शन फोर्स लगाया। जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा आप लोग का F21। ठीक है, समझ में आया, फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन मतलब क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है,
तो अगर हम लोग क्रिया बल की बात करें या फोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो वो लड़के ने बॉल पर लगाया, मतलब दीवार पे लगाया, ठीक है। और फोर्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो दीवार ने लड़के पे लगाया, ठीक है। तो अगर हम लोग बॉडीज देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन फोर्स ऑफ एक्शन में बॉडी क्या क्या है आप लोग की, लड़के ने दीवार पे लगाया, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में देखोगे तो दीवार ने लड़के पे लगाया, मतलब फोर्स ऑफ एक्शन जो हुई वो दीवार पे हुई और फोर्स ऑफ रिएक्शन जो हुई वो उस लड़के पर हुई, मतलब दोनों बॉडी डिफरेंट हैं। समझ आया कि नहीं? और दोनों बॉडी डिफरेंट है इसलिए ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समझ आया कि नहीं? कैंसर इसलिए नहीं करती हैं, एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या है आप लोगों का मेन मैटर। अब हम लोग एक बात करेंगे, फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन के बीच में कॉर्ड कितना होता है, कितना डिग्री का कॉर्ड बनता है, ये आप लोगों को बताना है। ये एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, अगर गतिज ऊर्जा को हम 300% बढ़ा दें, ठीक है, तो पिंड का जो संवेग होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं, अभी इंक्रीज बोला गया है, ठीक है, अगर इधर इंक्रीज 2 लिख देते तो कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती, ठीक है। तो दोनों कंडीशन बताएंगे, पहले हम लोग बात करते हैं। देखो P इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2m के इक्वल, तो बोले तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ k के इक्वल, ठीक है। इधर से एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या करते हो, डायरेक्ट k2 बाय k1 को लिखा करो, और मेरे को निकालना क्या, इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए मैं -1 कर रहा हूं, और मल्टीप्लाई में क्या कर रहा हूं, परसेंटेज में निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर K2 की मैं बात करूं तो इंक्रीज बाय 300% इंक्रीज करके, अगर इंक्रीज 2 होता देन K2 300% होता, और इंक्रीज बाय 300 है, मतलब कि पहले 100 था फिर 300 और बढ़ गया, टोटल कितना हो गया K2 तुम लोगों का 400 हो गया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, K1 के इक्वल जो कि 100 है, -1 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो सिंपली 0 से 0 कट गया, अंडर रूट 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, तो 2 - 1 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया आप लोगों का 100, दैट इज 100%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुम लोगों का जो मोमेंटम है वो आप लोगों का 100% से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी उसमें। अगर बोले मोमेंटम हो कितना गया आप लोगों का, तो वो 200% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी -1 किया है कि आप लोगों का जो इनिशियल था वो 100 था, और जो फाइनल हो गया वो 200 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ, तो 200 में से -100। समझ आया कि नहीं? तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, इधर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इधर बोल दिया जाता इंक्रीज टू, ठीक है, तो देन आप लोगों का जो आंसर होने वाला था वो 200% होता। तो क्वेश्चन को भी आप लोगों को पढ़ना होता है, ये माइंड गेमिंग होती है आप लोगों की पेपर में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो अगर विस्थापन का समीकरण की बात करते हैं तो ये गिवन है आप लोगों को, ठीक है। और क्या बोला गया कि एस जो है वो तो मीटर में दे रखा है आप लोगों को, और क्या बोला गया टी जो है सेकंड में दे रखा है। एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का, किसी भी पिंड का हम लोगों को, या फिर किसी भी कण का हम लोगों को जो है त्वरण बताना है, किस पर, कि टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड पर, ठीक है। अब त्वरण हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट से, तो कैसे निकालोगे, कि त्वरण का अगर फॉर्मूले की बात करें तो ए इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर के इक्वल, यही तो होता है। तो बोले तो ये जो भी समीकरण तुम लोगों को दे रखा है उसका डबल डिफरेंशिएशन आप लोगों को करना है, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा आप लोगों का, डी एस बाई डी टी, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 3 3 या 9, और इधर क्या आ गया टी स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 14t, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन तो करना आता होगा, मैथ पढ़ा रखा होगा, तो +5, ये हो गया ds बाई dt। अब एक और डिफरेंशिएट करेंगे, देन हम लोग के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसका समीकरण आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा आप लोग का 18t + 14, ओके। तो ये समीकरण आ गया हम लोग के पास। अब बात कर रहे हैं हम लोग t = 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पुट कर दो इधर, तो 18 + 14, उत्तर क्या आ जाएगा, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। तो ये हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन के इक्वल, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आप लोग का करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ जी ऑन द पोल्स, पोल्स पर जो जी का वैल्यू है वो कितना होता है। देखो आप लोगों ने पढ़ रखा है, थ्योरी पढ़ रखी है आप लोगों ने, थ्योरी में क्या है कि जीपी इज ग्रेटर देन जीई। बोले तो जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो आप लोगों की पोल्स पर, ध्रुवों पर ज्यादा होती है आप लोगों की इक्वेटर से। गॉट इट? समझ आया कि नहीं? तो इधर उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, अगर पोल्स की बात करते हैं तो अधिकतम हो जाएगा, और अगर हम लोग बात करते हैं इक्वेटर की, ठीक है, तो इधर
क्या होने वाला आंसर, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्या इसमें से कोई आंसर है मिनिमम 0 या नन ऑफ दिस, और इसका उत्तर हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर दे रखे हैं, दोनों का मटेरियल सेम दे रखा है, बोले तो यंग्स मॉड्यूलस सेम हो गया आप लोगों का। ओके, देयर लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, राशन नहीं है, इट्स रेशियो। ठीक है, तो जब हम लोग रेशियो की बात कर रहे हैं तो L1/L2 का जो रेशियो दे रखा है हम लोग को 1:2 दे रखा है, और डायमीटर का जो रेशियो है D1/D2 विल बी इक्वल टू 2:1 दे रखा है, और यही आप लोग का क्या है R1/R2, मतलब उसकी त्रिज्याओं का जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा। रेशियो की जब बात करते हैं तो डायमीटर और त्रिज्या में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, जब हम लोग को निकालना होता है तो डिवाइड बाय 2 करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इफ दे आर पुल्ड बाय द सेम फोर्स, इन दोनों को ही सेम फोर्स के द्वारा जो है पुल्ड किया जा रहा है, तो F1 विल बी इक्वल टू F2 हो जाएगा। देयर इंक्रीज इन लेंथ विल बी इन द रेशियो। ठीक है, तो डेल एल जो है वो हम लोग को निकालना है, उनकी लंबाई में जो वृद्धि होगी उनका अनुपात निकालना है हम लोग को केवल, और कुछ नहीं करना है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं यंग्स मॉड्यूलस की, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के इक्वल। ठीक है, तो अगर कंप्लीट फॉर्मूला लिखें तो F बाय ए मल्टीप्लाई में डेल एल अपॉन एल, और जो कि एल ऊपर पहुंच जाता है इधर। समझ आया कि नहीं? तो यंग्स मॉड्यूलस की बात करें तो समान है, क्योंकि सेम मटेरियल के बन रखे हैं। ठीक है, फोर्स दोनों पर समान लग रही है। ठीक है, ये भी सेम हो गई, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम लोग डेल एल का रेशियो निकालें, डेल एल विल बी इक्वल टू एल बाई ए के इक्वल हो जाएगा, इसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग रेशियो की बात करते हैं तो डेल एल वन बाय डेल एल टू विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल वन बाय एल टू, और इधर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आप लोग का ए टू बाय ए वन के इक्वल। समझ आया कि नहीं? तो बोले तो L1 बाय L2 और मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा हम लोग का। अब पाई से पाई तो कट गया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब L1 बाय L2 का रेशियो हम लोग को 1/2 दे रखा है, बट R2 बाय R1 का नहीं दे रखा, हम लोग को R1 बाय R2 का दे रखा है 2/1। ठीक है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो इसका कर दो स्क्वायर, तो उत्तर क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 1/4, आंसर आ जाएगा 1:8 के इक्वल। ठीक है, आई होप आप लोगों को आंसर जो समझ आया होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है आप लोगों के पेपरों में। ठीक है, चलिए 9th वाला क्वेश्चन करिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल का किसी भी मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है। ठीक है, अब परावैद्युतांत की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, किसके लिए, धातुओं के लिए, तो क्या होता है भैया, सीधी बात, नो बकवास, इन्फिनिटी। ठीक है, डी आंसर जो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा अनंत के इक्वल। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। चलिए बाकी इसके डेरिवेशन की बात करते हैं, तो डेरिवेशन कराते हैं जब हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तब हम लोग प्रूफ करते हैं कि क्यों इन्फिनिटी होता है। गॉट इट? तो अभी प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप लोगों को याद करने का जरूरत है केवल। अब बोला गया है 2 सोप बबल दे रखे हैं जिनका रेडियस दे रखा है आप लोगों को 2:1 के इक्वल, और आप लोगों को आदित्य दाब का अनुपात बताना है इसमें। ठीक है, तो भैया इसके अंदर जो आदित्य दाब है, ठीक है, या फिर बोले एक्सेसिव प्रेशर है आप लोगों का, उसका रेशियो क्या होगा, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। तो P1 बाय P2 का अगर रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, R2 बाय R1 के इक्वल, और R1 बाय R2 दे रखा था आप लोगों को क्या, 2/2, तो R2 बाय R1 क्या होगा, तुम लोग का उल्टा कर दो, 1/2, तो उत्तर क्या हो गया, 1:2 के इक्वल। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू 40/R के इक्वल, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। गॉट इट? चलिए 11th की बात करते हैं फटाफट से। द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन ब्लॉक इज 140 फ़ारेनहाइट। ठीक है, एंड टेम्परेचर बताना है सेल्सियस में कितना होगा। ठीक है, तो सिंपली सेल्सियस की जब हम लोग बात करते हैं तो इधर क्या आएगा, F -32/9 इक्वल टू C/5। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है, तो F की जगह 140 लिख देंगे, माइनस के 32 लिखेंगे, और नीचे 9 हो गया और मल्टीप्लाई में 5 हो गया, इक्वल टू C हो गया आप लोग का। ठीक है, अब 140 में से अगर माइनस करेंगे कितना, 32, तो 108 बचेगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 5, और डिवाइड में क्या आ गया 9। अब 9 से डिवाइड कर लेते हैं इसको 108 को, तो कितने बार जाएगा, 1 और 2, 12 बार। 12 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 5 में, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है सेल्सियस में हो जाएगा। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने का फॉर्मूला है आप लोग का, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सोर्स इज इंक्रीजिंग, मतलब स्रोत का जो ताप है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो कार्नोट इंजन है, ठीक है, वो बढ़ेगी या घटेगी, ये आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, हम लोग प्रूव करके भी बताएंगे और डायरेक्ट भी बताएंगे। अगर हम लोग स्रोत की जो टेम्परेचर है या स्रोत का जो ताप है उसको अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है
कि आप लोगों को जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो भी बढ़ रही है। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। ईटा इक्वल टू आप लोगों को पता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 के इक्वल होता है। ये आप लोगों का जो सिंक का टेम्परेचर जो बेस टेम्परेचर होता है, और ये बोले तो सोर्स का टेम्परेचर होता है, स्रोत का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर हम लोग T1 को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली T2 अपॉन T1 का जो रेशियो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इस रेशियो को हम लोगों को 1 में से माइनस करना है, कि ये रेशियो 1 में से माइनस हो रहा है आप लोगों का, मतलब कि अगर ये रेशियो हम लोग जितना चाहे उतना अगर मान के चलो 0 कर दिया तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1, और परसेंटेज में बोले तो 100% एफिशिएंस हो जाएगा वो इंजन। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो अब क्या है आप लोगों का, पहले फॉर एग्जांपल हम लोगों ने माना है इसका जो रेशियो आ रहा था वो 0.10 आ रहा था, और अब जो रेशियो आ रहा है वो आप लोग का 0.01 ही आ रहा है, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए। समझ आया कि नहीं? तो अब ये बताओ कि 0.1 को अगर -1 में से करोगे तो वो ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, या फिर 0.01 को माइनस करोगे 1 में से तो वो ज्यादा एफिशिएंसी आएगा। तो ऑटोमेटिकली आप लोग बता दोगे 0.01 को अगर माइनस करेंगे तो वो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो समझ आया कि नहीं? तो डायरेक्ट हम लोग इधर से बोल सकते हैं कि आप लोगों का जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो सोर्स के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बोले तो। ठीक है, सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे एफिशिएंसी बढ़ेगी। गॉट इट? चलिए, बी ऑप्शन जो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग फटाफट से। are subjected to 2 SHM given y1 equal to और y2 equal to resultant of the amplitude। बहुत सारे स्टूडेंट का इधर जो उत्तर आएगा वो मेरे को पता है, उसी उत्तर लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सी जा रहा होगा। ठीक है, बट सी नहीं है यार। ठीक है, हर जगह आप लोग जो है एक फॉर्मूला याद रखा है वो ही नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या होता है एक्चुअल में हम लोग का, अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना होता है तो ए इक्वल टू क्या आता है एम्पलीट्यूड में आप लोग का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई। अब cos फाई क्या है, इन दोनों के फेज, तो फेज डिफरेंस की बात करें तो दोनों तरफ cos है। ठीक है, तो फेज क्या आ गया आप लोगों का, फाई की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी, और 0 अगर इधर पुट करोगे तो आंसर 1 आता है, साइन नहीं है, 0 आ जाएगा आप लोग का। डायरेक्ट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कर दिया आप लोग। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया आप लोगों का किसका, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर से आप लोग का रूट हट जाएगा तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2। अब a1 बात करेंगे हम लोग पहले के लिए, y1 के लिए तो 6 होगा, और a2 की बात करेंगे तो दूसरे के लिए 8 होगा। आंसर क्या आ गया, 14 के इक्वल। तो ये एम्पलीट्यूड होगा आप लोग का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होने वाला है, 10 नहीं होगा। ठीक है, तो 10 लगा रहे हो। चलिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी बिकम डबल, अगर वेलोसिटी को 2 गुना कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल। अगर इसको 2 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। तो इसको अगर वेलोसिटी को या फिर वेग को 2 गुना करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका काइनेटिक एनर्जी या गति ऊर्जा जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था हम लोगों को, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं एक पॉइंट चार्ज क्यू को एनक्लोज कर रहे हैं क्लोज सरफेस में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, कोई भी क्लोज सरफेस है जितना भी चार्ज होगा, ठीक है, बोले तो सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाता है आप लोग का। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो चार्ज कितना है क्यू, तो उत्तर क्या होगा हम लोग का, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी जगह हम लोग एक चार्ज प्लस क्यू कर देते, एक चार्ज माइनस क्यू कर देते, तो बताओ कितना उत्तर होता आप लोग का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता। ठीक है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप लोग का आंसर 0 है देन आप लोग कुछ पढ़ रहे हो, अगर नहीं 0 है तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट 0 लगा रहे होंगे इधर भी। ठीक है, तो 0 समझा करो 0 कब लगाना होता है हमें। ठीक है, चलो अब 16 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या है। अब अर्थ को हम लोगों ने एक प्रकार से स्फीयर माना है, और स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल। ठीक है, तो सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 इंटू 10⁻⁹ के इक्वल, और R की वैल्यू की बात करेंगे 6 इंटू 10⁻6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली इसको डिवाइड कर लो, उत्तर क्या आ जाएगा, 711 माइक्रो फैराड के इक्वल। ठीक है, आई थिंक मैंने कुछ कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करी होगी। ठीक है, बट आप लोग जो है इसको डायरेक्ट याद करोगे कि इसको सॉल्व कहां करते बैठोगे उधर। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो 711 माइक्रो फैराड। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है आप लोगों को, ऑलरेडी एयर फोर्स में पूछ लिया गया है। ठीक है, जितने आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो ये बोल सकते हो कि 60% ऑफ द क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं आप लोगों के डिफेंस एग्जाम, कोई भी हो, एनडीए, एयर फोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो
अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। किसी भी वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है या कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रतिरोधकता की बात करें किसी भी आप लोग के वायर की, ठीक है, तो ये समझ लो भैया उसकी मटेरियल पर डिपेंड करेगी, उसकी लेंथ पर नहीं डिपेंड करेगी, ना ही उसके एरिया पर डिपेंड करेगी, ना उस वायर के मास पर डिपेंड करेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द मास, ठीक है। तो किसी पर भी निर्भर नहीं करने वाली। चलिए अब बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ के दोनों नियमों को आप लोगों का पूछ लिया गया है, ठीक है। नेवी में पूछ लिया गया है, एयरफोर्स में भी और एनडीए में भी, तीनों एग्जाम में आप लोगों का पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर सेकंड लॉ की बात करें तो पहले फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ की बात करें तो चार्ज आवेश का आप लोगों का कंजर्वेशन होता है, ठीक है। और सेकंड लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इधर क्या होता है आप लोगों का, एनर्जी ऊर्जा का कंजर्वेशन होता है, ओके। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ओके। 19 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डायपोल कैपिटल M एट 180 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड V विल बी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नहीं करना है यार। ये डायपोल है, ठीक है। इनिशियली थीटा 1 इक्वल टू बात करें तो 0 डिग्री है। अब इसको 180 डिग्री घुमा दिया, बोले तो इधर कर दिया, ठीक है। 180 डिग्री, तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के इक्वल, ठीक है। तो एम बी कॉस थीटा 1 की बात करेंगे तो कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो सिंपली क्या आ जाएगा, एम बी कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, माइनस 180 का वैल्यू -1 होता है, माइनस आगे लगा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 एमबी के इक्वल। समझ आया कि नहीं। तो इधर हम लोग का जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सारे समझ आ रहे हैं, ठीक है ना। कोई नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आप लोग, और पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। If the direction of a initial velocity of a charged particle is neither along nor perpendicular to that the magnetic field, then the orbit will be। तो ऑर्बिट कैसा होगा, ठीक है। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो इधर तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को आप लोग को याद करना पड़ेगा। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 बोले तो पैरेलल, पैरेलली आप लोगों का जो है कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है पास करता है, ठीक है। देन आप लोगों का जो पाथ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा आप लोग का, कोई भी चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के कोण पे जाता है, तो आप लोगों का जो पाथ बनता है वो सर्कुलर बनता है। जब आप लोग का एक चार्ज पार्टिकल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड 0 से बड़ा होगा, बोले तो ना तो आप लोग का पैरेलल जा रहा है और या परपेंडिकुलर जा रहा है, किसी एंगल पे जाए, तो जो आप लोग का पाथ बनता है वो हेलिक्स बनता है। समझ आया कि नहीं, या फिर बोले तो हिंदी में सर्पिल बनता है, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। ये हो जाएगा आप लोग का सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और सर्कुलर की बात करें तो वृत्तीय, ओके, यहाँ पे वृत्त। समझ आया कि नहीं। तो ये तीन कंडीशन होती है, इनको याद करना, क्योंकि कोई भी पूछ ली जा सकती है। अभी मैं ये करा रहा हूं, हो सकता है 90 वाली आप लोगों के पेपर में आ जाए या 0 वाली आ जाए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, हेलिक्स, ठीक है। चलिए 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ये रहा हम लोग का, खेल खत्म। अब क्या बोला गया है, कंडीशन आप लोगों को पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की, वो फोकस और पोल पर दे रखी है, ठीक है। तो बात करें हम लोग, ये मैंने फोकस मान लिया इसका, ये मैंने पोल मान लिया इसका, और ये हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी मान लिया इसका, ठीक है। जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है। एंड आप लोगों का ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है, बोले तो वर्चुअल इमेज बनता है। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो वर्चुअल का मतलब क्या समझ आया आप लोगों को, तो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल एंड एनलार्ज बनेगा, ठीक है। जब इमेज आप लोगों का मिरर की तरफ बने, ठीक है, तो इमेज विल बी रियल, और उसके बिहाइंड बने तो इमेज विल बी वर्चुअल। तो इमेज कहाँ बनना है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, तो वर्चुअल हो गया। और इमेज आप लोगों का जो है बड़ा बनता है, केवल यही कंडीशन है जिस कंडीशन में आप लोगों का जो इमेज बन रहा है वो बड़ा बनता है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। तो दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। बाकी आप हम लोग जो है कंडीशन बताएंगे जब ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोगों का जो कंफ्यूजन है लेंस और मिरर में वो दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग एक स्पेशल क्लास बीच में अभी चाहते हो तो बता सकते हो, क्योंकि एनडीए के लिए बोले तो 11 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के ऑप्टिक्स ही ले जाता है, ठीक है। तो एनडीए वाले अगर ऑप्टिक्स का क्लास चाहते हो तो कमेंट करके कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइफ विल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल बिकम 25%। बोले तो कितनी हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद कोई भी मटेरियल का अगर 100% था तो वो 25% रह जाए, ठीक है। तो बोले तो भैया 100% था, एक हाफ लाइफ जाएगी तो इसका आधा होगा, हाफ लाइफ का मतलब आधा, ठीक है। तो 50% रह जाएगा और 50% के बाद एक और हाफ लाइफ जाएगी तो 25% रह जाएगा। तो देखो कितनी हाफ लाइफ गई आप लोगों की, टोटल 2 हाफ लाइफ गई। आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इधर फॉर्मूला नहीं लगाना है कि फॉर्मूला लगाते घूमे हुए कि 100/25 उसको माइनस करेंगे कितनी हाफ लाइफ निकल आई, नंबर n निकालोगे, ठीक है। तो ये नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। समझ आया कि नहीं? अब करना चाहते तो कर लो भैया। क्या करना है आप लोगों को, सिंपली जो बचा ओवर इनिशियल जो था विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 की पावर n। इससे डिवाइड करोगे 4 टाइम्स, 1/2 की वैल्यू हो गया होल स्क्वायर, तो ये भी तो 1/4 के इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू 1/2 n। तो ये आ गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ आप लोगों की, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो, विच लेंस इज प्रिवेंट द मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए या फिर निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? चलो भैया, ठीक है। तो ये हो गई हम लोगों की आंख, ठीक है। अच्छी आंख नहीं बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बोले तो आंख हो गई आप लोगों की, ठीक है। ये हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होता है, ये कुछ इस प्रकार आप लोग का जो है इमेज बनता है जब हम लोग मायोपिया के डिफेक्ट की बात करते हैं। तो मतलब रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, ठीक है। बोले तो बिफोर रेटिना आप लोग का इमेज जो है फॉर्म हो जाता है। अब इसके लिए आप लोगों को पता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है, बोले तो इमेज इधर बनना है, इमेज हम लोगों को दूर बनाना है। तो उसके लिए कैसा लेंस चाहिए, एक डाइवर्जिंग लेंस मिल जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो इधर क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस को लगा देते हैं और कॉनकेव लेंस लगाने के बाद जो इमेज है वो आप लोग का कहां फॉर्म होता है, सिंपली रेटिना पर जाके फॉर्म हो जाता है, मतलब करेक्टनेस हो जाती है मायोपिया की। समझ आया कि नहीं? तो जो मिरर हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, अवतल लेंस है। समझ आया कि नहीं? तो इधर और चीजें आप लोग समझ सकते हो कि इस डिफेक्ट में, ठीक है, क्या क्या होता है आप लोगों का, कि आप लोगों को पास का दिखता है, ठीक है, दिखता है, और दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। केवल आप लोगों को नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ये आप लोगों का एक तो डिफेक्ट है, ठीक है। तो छोटी बीमारी मतलब पास का दिखेगा, बड़ी बीमारी जैसे हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। उसके लिए अगर लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अब एक मैं आप लोगों को पूछ लेता हूं, प्रेस बायोपिया में, प्रेस बायोपिया, बायोपिया, ठीक है, जो भी हो आप लोग का, प्रेस बायोपिया में आप लोगों का जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बोले तो आप लोगों का पाथ फॉलोड पर डिपेंड जो करेगी फोर्स, ठीक है, उसी को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोल देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आप लोगों को पाथ फॉलोड पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स, इसमें से कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो आप लोगों का पाथ फॉलोड पर डिपेंड करे, ठीक है। अब डिपेंड कौन करती है आप लोग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आगे चलेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट पीछे चलेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे लगेगा। मतलब कि जो आप लोगों का डायरेक्शन है, बोले तो जो पाथ फॉलोड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। घर्षण बल क्या हो जाएगा आप लोगों का, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, गॉट इट। अब अंतिम क्वेश्चन आप लोग की आज की इस क्लास का, उसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है, जो भी हम लोगों ने दिया आप लोगों को कंटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं सीपी की, ठीक है, तो एनसी के इक्वल आता है कि नहीं, मतलब पैरेलल में कैपेसिटर को लगाएंगे तो एनसी के इक्वल आएगा C1 + C2, ठीक है। तो 2 लगा दिए हम लोगों ने या n लगा दिए, तो C1 + C2 n तक जा हुआ है तो NC डायरेक्ट लिख दिया हम लोगों ने। तो CS की जब हम लोग बात करेंगे तो C/n के इक्वल। अब रेशियो निकाल दो CP/CS का, तो क्या आएगा NC C/n, ठीक है। C से C कट गया, आप लोग का बचेगा क्या, n², और इधर CS और इधर CP, तो निकाल लो। अब अगर ये रेशियो दिख रहा है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए में, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा जो भी मैंने आप लोगों को कराया, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन बोले गए हैं, जो भी मैंने क्वेश्चन बोले उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर चाहिए। और
आप लोगों को ये भी बताना है आप लोगों का जो टोटल स्कोर है, ठीक है, वो कितना रहा आउट ऑफ 25। ठीक है, 25 में से कितना स्कोर रहा आप लोगों का, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी स्टूडेंट जो भी न्यू है इस चैनल पर, ठीक है, पहली बार देख रहे हो तो, ठीक है, अगर पहले से ही देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जैसे आप लोग का 8 बजे क्लास आएगा उसके बाद आप लोगों को 9 बजे शार्प 9 बजे आप लोगों को इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।